आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्लास 8 एग्रीकल्चर। गुरप्रीत माधव एंड टीना। तो गुरप्रीत माधव और टीना जो हैं वो विलेज की तरफ जा रहे हैं और उन्होंने वहाँ पर एक फार्मर को काम करते हुए देखा लैंड पर। तो वो फार्मर से पूछ रहे कि वो वहाँ पर क्या ग्रो कर रहे हैं। तो फार्मर क्या बोलते हैं उन्हें कि वो वहाँ पर वीट गेहूँ उगा रहे हैं, ठीक है, उसमें खाद डाल के मिट्टी में मिला के ताकि वो उपजाऊ बन सके। और वो बच्चों को बता रहे हैं कि इससे क्या होगा कि गेहूँ से जो फसल मिलेगी उन्हें और मार्केट में अच्छा प्राइस मिलेगा उन्हें, दाम मंडी में बेचकर, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो फैक्ट्री में जाएगा, वहाँ से जो है सामान, और उससे ब्रेड बिस्किट और आटा बनेगा। तो डिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्लांट, ठीक है। तो प्लांट से पूरी फिनिश्ड प्रोडक्ट में एक्टिविटी में 3 एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है आपकी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी, ठीक है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होता है आपका, तो उसमें आपका होता है एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसमें नेचुरल रिसोर्सेज, आपके नेचुरल रिसोर्सेज से सामान बनाया जाता है आपका, मतलब क्रॉप ग्रो करी जाती है। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग एंड गैदरिंग, ठीक है। एग्रीकल्चर हो गया आपका, फिशिंग एक्टिविटी हो गई, गैदरिंग इकट्ठा करना सामान, ठीक है। ये इसके अच्छे एग्जांपल है। और इसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है आपका प्रोसेसिंग, जो हमको सामान प्राइमरी सेक्टर से मिलता है, इससे इसका प्रोसेस आगे सामान बनता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, ठीक है। ब्रेड जैसे वीट से क्या बनेगी, अब ब्रेड बनेगी, है ना। और जूट से जैसे कपड़ा हो गया, उससे क्या बनेगा, क्लॉथ। तो ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। टर्चरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, जो सपोर्ट प्रोवाइड कराती है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को थ्रू सर्विसेज, मतलब इसमें आपकी सर्विसेज आती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, सामान इधर से उधर, बैंकिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस कराना, ठीक है। सब टर्चरी में आता है। अब देखिए एग्रीकल्चर, जो लेटिन वर्ड से ड्राइव किया गया वर्ड एग्री, जिसका मतलब होता है सॉइल, और कल्चर इसका मतलब होता है कल्टीवेशन, सॉइल को में काम करना, ठीक है। अब फेवरेबल टोपोग्राफी मतलब फेवरेबल इन्वायरमेंट चाहिए, अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छी मिट्टी चाहिए, क्लाइमेट चाहिए अच्छे से, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, ठीक है। और जिस लैंड पे क्रॉप ग्रो करी जाती है उसे अरेबल लैंड बोलते हैं। अब मैप में दिखाया गया है, जो जो ग्रीन से है आपका एरिया दिखाया गया है, अरेबल लैंड्स है, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्रॉप उगाई जाती हैं। अब देखिए एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन, मतलब साइंस एंड आर्ट सॉइल पे कल्टीवेट करने की, जिससे क्रॉप्स उगाए जाते हैं। रियरिंग लाइव स्टॉक, इट्स कॉल्ड फार्मिंग, ठीक है। और सेरिकल्चर, सेरिकल्चर में आ गया सिल्क वॉर्म हो गया आप, कि इससे क्या किया जाता है, सिल्क वॉर्म क्या प्रोवाइड करता है हमें, सिल्क, है ना, जो कीड़े वगैरह होते हैं इनसे जो फार्मिंग करते हैं। पिसिकल्चर में क्या होता है, आपकी जो फ़िश की ब्रीड होती है इसको मेंटेन किया जाता है टैंक्स, पॉन्ड में, है ना, तो फिश से रिलेटेड फिशिकल्चर। विटिकल्चर किससे कहते हैं, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, जो आपकी ग्रेप्स से कल्टीवेशन की जाती है, ग्रेप्स की जो आपकी फसल होती है, जैसे ग्रेप्स का जो आपका फसल होती है। हॉरिकल्चर, हॉरिकल्चर में क्या होता है आपका, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ठीक है, इन्हें बेचने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फार्म सिस्टम, तो फार्मिंग सिस्टम कितने आपके, द इम्पोर्टेंट इनपुट्स, ठीक है। तो फार्मिंग सिस्टम में क्या क्या चाहिए आपको इनपुट, जैसे सीड्स हो गए, बीज हो गए, फर्टिलाइज़र्स हो गए, मशीनरी, है ना, तो ये सब चाहिए। तो क्या क्या बोलते हैं ना, इनपुट्स, इनपुट्स में क्या आ गया, मशीनरी, सीड्स, केमिकल, है ना, उगाने के लिए चाहिए। फिर प्रोसेस में जो प्रोसेस होता है, प्लगिंग, ठीक है, जो है मिट्टी को क्या करना, जोतना, है ना, सोइंग, उसमें बोना, फिर स्प्रे करना, आउटपुट क्या निकलता है, फिर क्रॉप। देखिए 2 इनपुट होते हैं, फिजिकल इनपुट और ह्यूमन इनपुट। तो फिजिकल मतलब जो हमें नेचुरल मिलता है, जैसे सनशाइन हो गया, टेम्परेचर, सॉइल स्लोप, रेनफॉल हो गई आपकी। और ह्यूमन इनपुट जो ह्यूमन लगाता है, जैसे स्टोरेज, रखने की जगह, है ना, लेबर, लेबर चाहिए काम करने के लिए, मशीनरी चाहिए, केमिकल्स, ये सब चाहिए। तो सम, ठीक है। तो कुछ में क्या इन्वॉल्व होता है आपका, सोइंग करना, इरिगेशन जो अभी आपको एक्सप्लेन किया गया, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, और उनसे क्या आउटपुट मिलता है हमें, जैसे क्रॉप्स हो गई, वूल्स, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये हमें मिलता है आउटपुट। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग कितनी होती है आपकी, तो फार्मिंग पूरे वर्ल्ड में की जाती है, और जोग्राफिकल कंडीशन, जो क्रॉप से कहाँ पर उगेगी, ठीक है, तो उसकी वेदर के ऊपर डिपेंड करता है, जोग्राफिकल कंडीशन के ऊपर,
ठीक है। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर बेसिस पे भी फार्मिंग की जाती है। ठीक है, तो दो तरीके की फार्मिंग की जाती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, यहाँ पे पहले देख लेते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या यूज़ होता है आपका, नेचुरल पेस्टिसाइड, नेचुरली मैन्यूर, जैसे गोबर हो गया है ना, ये सब यूज़ किया जाता है। केमिकल का यूज़ नहीं होता है इसमें, ऑर्गेनिक में, है ना। तो बिना केमिकल के जो नेचुरल रिसोर्सेज से करते हैं उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, इससे भी क्या होता है, जो क्रॉप है, फसल उपजाऊ होती है। अब देखते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है। ठीक, तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग किस लिए की जाती है, ताकि जो फार्मर है अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा की जा सके। ठीक है, तो ट्रेडिशनली, तो पुराने ज़माने में जो आपके लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जाता था, है ना, तो वो खुद से ही अपना आउटपुट से काम करते थे, जैसे फावड़ा हो गया, ये सब। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन फर्दर भी क्लासीफाइड इंटेंसिव। ठीक है, सब्सिस्टिंग फार्मिंग में आपके और अंडर कौन सी दो आ गई, इंटेंसिव फार्मिंग और प्रिमिटिव। तो इस इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, एक स्मॉल मतलब छोटी प्लॉट लैंड पे सिंपल लेबर और टूल का यूज़ करके फार्मिंग की जाती है। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज सनशाइन। ठीक है, तो क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए और लार्ज नंबर ऑफ डेज चाहिए, अच्छी सनशाइन, धूप की रोशनी, है ना। फर्टाइल सॉइल, अच्छी उपजाऊ सॉइल। ठीक है, और ऑफ ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप, और इसमें एक से दो क्रॉप उगाई जा सकती थी। ठीक है, तो राइस जो मेन आपकी क्रॉप होती थी वो राइस होती थी, और अदर क्रॉप्स हो गई आपकी, इससे अलग हो गई, वीट हो गई, मेज़ हो गई, पल्सेस। ठीक है, गेहूँ आपका, मेज़, पल्सेस दालें, ऑयल सीड्स। ठीक है, मेज़ हो गई, मक्का आपका, दालें, ऑयल सीड्स। इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर किस जगह पे करते हैं, जहाँ पे बहुत सारा पॉपुलेशन होते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, ऑफ द मानसून रीजन। ज़्यादातर कहाँ की जाती है, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है आपका, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसे कहते हैं, ये ज़्यादातर कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, अमेज़न बेसिस, ट्रॉपिकल अफ्रीका के पार्ट्स में, और साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट एशिया इंडिया में ये ज़्यादातर प्रैक्टिस की जाती है। तो इन जो दीज आर द एरिया हैवी, तो ये वो एरिया जहाँ पर हैवी रेनफॉल पड़ती है आपकी, और क्विकली जो है आपकी वेजिटेशन दोबारा से ग्रो कर जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक प्लॉट को क्या क्लियर किया जाता है और उस पर फिर ट्री गिराई जाती है और उन्हें जला दिया जाता है। फिर जो उनकी राख होती है उसको सॉइल के साथ मिक्स किया जाता है, और क्रॉप्स, जैसे कि क्रॉप्स कौन सी, जैसे मेज़ हो गई, याम हो गई, पटेटोज़ एंड कसावाद ग्रोन, ये सब फसलें उगाई जाती है। और जब अब सॉइल अपनी फर्टिलिटी उपजाऊपन लूज़ कर देता है, मतलब छोड़ देता है, उसके बाद लैंड को खाली ही छोड़ दिया जाता है, और जो कल्टीवेटर्स है वो न्यू प्लॉट पर मूव कर जाते हैं दूसरी जगह पर। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को और भी क्या भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न। ठीक है, स्लैश एंड बर्न, जला के छोड़ देना। ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग जगह पे अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि झूमिंग, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग बोलते हैं, मैक्सिमम मिल्पा, ब्राज़ील में रोका, मलेशिया में लदांग। अब नोमैडिक हर्डिंग किसे कहते हैं, तो ये सेमी एरिड रीजन में आपकी, सेमी एरिड रीजन में ज़्यादातर प्लेस करती है। ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि सहारा, सेंट्रल एशिया, और कुछ पार्ट इंडिया के जैसे राजस्थान हो गए, जम्मू कश्मीर। तो इसमें क्या होता है, फार्मिंग में जो हर्ड्समैन होते हैं, नोमैडिक जो जो हर्ड्समैन होते हैं, उनके साथ ही, एनिमल्स के साथ ही चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह में अपनी फूड फॉडर, मतलब खाने की तलाश में, और पानी की तलाश में। और इनका जो रूट्स होता है सब डिफाइन होता है, कहाँ पर जाना है पहले से ही डिफाइन होता है। चरहिए भी कहते हैं हर्डर्स को, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट। ठीक है, और ये क्लाइमेटिक कंडीशन में ज़्यादा जो है रिस्पॉन्स करता है, मतलब क्लाइमेट के हिसाब से मूव करते हैं। और शीप हो गया, कैमल हो गया, याक। ठीक है, शीप ज़्यादातर क्या रहता है, हर्डर्स के साथ कौन से एनिमल्स रहते हैं आपके, ऊँट हो गए, याक हो गए, भेड़ बकरी, ये जो है ज़्यादातर यूज़ होते हैं।
तो इनसे, और वो क्या प्रोवाइड करते हैं, जो चरहिए रहते हैं उनके साथ उन्हें दूध हो गया, मीट हो गया, है ना, वूल, ऊन, हाइट्स, मतलब रहने की जगह और अदर प्रोडक्ट्स, है ना, उनकी फैमिली को अदर प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग आपकी वो क्रॉप्स हो गई, ग्रोन्स एंड एनिमल्स आर रियर्ड इन फॉर सेल इन द मार्केट। तो एनिमल्स को जो है बेचने के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है इसमें। कमर्शियल फार्मिंग ज़्यादातर क्रॉप्स ग्रो करने के लिए की जाती है, ठीक है। द एरियाज कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है, और इसमें जो है बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, और ये मशीनों के द्वारा काम ज़्यादातर जो इसमें यूज़ की जाती है मशीनें। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग हो गया आपका, इसमें मिक्स फार्मिंग हो गया, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होता है आपका, ये पैसे के लिए की जाती है ना, मतलब बेचने के लिए की जाती है ज़्यादातर। जैसे कि वीट हो गया, मेज़ हो गया, है ना, वीट मतलब गेहूँ, और मक्का हो गया, है ना। मेजर एरियाज़ वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग स्पेशल टेम्परेचर ग्रासलैंड, ठीक है। तो ज़्यादातर कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, आपके ग्रासलैंड्स वाले एरियाज़ पे, जैसे नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में और एशिया में, ठीक है। तो ये जो एरिया होता है बहुत कम पॉपुलेटेड होता है यहाँ पर, और इसलिए जो यहाँ पे बहुत सारी ज़मीन हो, मतलब आदमी यहाँ पर कम रहते हैं, पॉपुलेशन कम होती है, और तो ज़मीन ज़्यादा होती है यहाँ पर, तो इसलिए इस बड़ी लैंड पे जो है कल्टीवेशन क्रॉप्स ग्रो की जाती है, ठीक है। और जो विंटर हो गई, सर्दी में आपकी जो है यहाँ पर सिर्फ एक ही क्रॉप जो है ग्रो की जाती है, ठीक है। तो मिक्स फार्मिंग जो है लैंड यूज़ की जाती है। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है आपका, एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो की जाती है, ठीक है। एंड फूड एंड फॉडर क्रॉप्स, और जो उनके जानवर हैं उनके लिए भी वो क्रॉप्स, मतलब अपने लिए तो उगाते हैं और अपने जानवरों के लिए भी क्रॉप्स उगाते हैं। तो ये कहाँ पर ज़्यादातर की जाती है, यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, है ना। तो यहाँ पर ये ज़्यादातर प्रैक्टिस की जाती है। अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है। प्लांटेशन आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, ठीक है। तो प्लांटेशन में क्या होता है आपका, एक तरह की ही क्रॉप्स ग्रो की जाती है एक लैंड के ऊपर, जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, है ना। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी लेबर आपकी रिक्वायर्ड होती है, बहुत सारे पैसे रिक्वायर्ड होते हैं, और अगर ये फैक्ट्री कहाँ पर, अगर ये फार्म कहाँ पर फैक्ट्री के पास हो तो इन्हें और भी फ़ायदा होता है। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ज़्यादा चाहिए होता है आपको, है ना, और ये बहुत ज़रूरी है फार्मिंग के लिए। तो मेजर प्लांटेशन कहाँ पर आपकी फाउंड होती है, ट्रॉपिकल रीजन्स में, ठीक है। तो इन्हें बारिश ज़्यादा चाहिए होती है, जैसे कि रबर हो गया आपका, मलेशिया में फाउंड होता है, कॉफ़ी ब्राज़ील में, और टी इंडिया में, और श्रीलंका, ये कुछ इसके एग्जांपल हैं। मेजर क्रॉप्स है, लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, तो बहुत सारी वैरायटी क्रॉप्स की यहाँ पर उगाई जाती है, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्रॉप्स भी ज़्यादा चाहिए, तो और क्रॉप्स के लिए क्या चाहिए हमें, रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ठीक है। मतलब जो आपकी नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल चाहिए इंडस्ट्रीज़ के लिए जो उगाया जाता है। मेजर फूड क्रॉप्स आर वीट, ठीक है। तो मेजर फूड क्रॉप्स क्या हो गए आपके, वीट हो गए, राइस हो गए, मेज़ एंड माइलेट्स, है ना। तो ये आपके मेजर क्रॉप्स हो गए। जूट एंड कॉटन फाइबर्स इंपॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप्स, ठीक है। तो जूट और कॉटन फाइबर क्रॉप्स हो गए, इनसे क्यों कपड़े बनाए जाते हैं, है ना। और बीवरेज किसे बोलते हैं, जो पीने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, है ना। तो राइस, अब राइस भी क्या है, एक बहुत मेजर, मतलब ज़्यादातर पसंद करने वाला, जिसे ज़्यादा लोग पसंद करते खाने में, है ना। तो इट इज़ स्टेबल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल सबट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। ये सभी रीजन में, चाहे ट्रॉपिकल हो, मतलब दोनों ही एरिया में ये उग जाता है, कम बारिश में भी, ज़्यादा बारिश में भी, ठीक है। और इसे हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, और ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, नमी चाहिए होती है, रेनफॉल बारिश भी चाहिए होती है। और ये बेस्ट आपका एल्यूवियल सॉइल हो गया, क्लेई सॉइल पे, इस पे ज़्यादातर अच्छे से उगता है। तो चाइना जो इसका लीडिंग में है प्रोडक्शन करने में, और उसके बाद है इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन अच्छे से, जो इंडिया में कहाँ पे उगता है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश भी है इसमें,
तो ये जो एरिया है 2 से 3 क्रॉप उगा लेते हैं एक साल में। इसके बाद है आपका वीट। तो वीट को क्या है, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए है ना, और रेनफॉल भी चाहिए, मतलब ना ज़्यादा, मतलब सही टेम्परेचर चाहिए, ना ज़्यादा बारिश ना ज़्यादा गर्मी, सही एक टेम्परेचर चाहिए, और बारिश भी चाहिए इसमें, और सनशाइन भी चाहिए है ना, सूरज की किरणें एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। इट थ्राइव बेस्ट इन वेल ड्रेन लोमी सॉइल, मतलब अच्छे से पानी वाली जो लैंड होगी, लोमी सॉइल्स पे ही ग्रो करता है, ठीक है। और जो वीट आपकी यूएसए में बनाई जाती है ज़्यादातर, ठीक है। जो वीट हो गया आपका गेहूँ, ज़्यादातर यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, ये एरियाज़ हैं इंडिया में है ना, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो यहाँ पर ये उगाई जाती है। इंडिया में कब उगाई जाती है वीट? विंटर में। माइलेट्स को क्या कहा जाता है? कोर्स ग्रोन बाजरा है ना। तो ये आपके लेस फर्टाइल सॉइल पे है ना, मतलब जो कम उपजाऊ मिट्टी होती है उस पर भी उग सकती है, सैंडी सॉइल, रेतीली मिट्टी पर भी, और हार्डी, इट इज़ अ हार्डी क्रॉप दैट्स नीड, तो इसे कम जो है बारिश चाहिए, एंड हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर चाहिए इसे, और ज़्यादा बारिश भी चाहिए। ज्वार, बाजरा और रागी हो गया, ये है ना इंडिया में ग्रोन करते हैं। और अदर कंट्रीज़ हो गई जैसे नाइजीरिया, चाइना, नाइगर, ये भी इसे उगाते हैं। मेज़ किसे बोलते हैं आपको? मक्का को। तो इसके लिए मॉडरेटर टेम्परेचर चाहिए, ना ज़्यादा धूप ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा बारिश, ठीक है। बारिश चाहिए सही मात्रा में, और सनशाइन भी चाहिए, सूरज की किरणें, और ये फर्टाइल सॉइल पे अच्छे वेल ड्रेन होनी चाहिए मिट्टी, उस पर अच्छे से उगता है। और ये कहाँ पे ज़्यादातर ग्रो होता है? नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा है ना, एंड इंडिया एंड मैक्सिमम में। कॉटन कॉटन को जो है बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, मतलब हाई गर्मी वाला ज़्यादा इलाका चाहिए, और बहुत कम बारिश चाहिए, क्योंकि अगर बारिश पड़ेगी तो ये ख़राब हो जाएगा। 210 फ्रॉस्ट फ्री, मतलब 210 दिन जिसमें क्या ना हो, ओस ना पड़े, और ब्राइट सनशाइन में, तो उससे ख़राब हो सकता है ये। तो ये ब्लैक सॉइल्स पे ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है, और एलिबल सॉइल पे चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट, ठीक है। ये जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन के, और जो ये मेन रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो कॉफ़ी, अब हो गया आपका जूट। तो जूट को क्या बोलते हैं हम? गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, और ये बेस्ट आपका एल्यूवियल सॉइल पे ग्रो करता है, और हाई टेम्परेचर चाहिए इसमें, हैवी ज़्यादा बारिश चाहिए, और नमी वाला इलाका भी चाहिए। तो ये ट्रॉपिकल एरियाज़ किसे कहते हैं? जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है उस एरियाज़ में ग्रो करते हैं, ठीक है। और इंडिया, बांग्लादेश जो है इसका अच्छा प्रोड्यूसर है, जूट का लीडिंग प्रोड्यूसर है। कॉफ़ी पढ़ते हैं। कॉफ़ी क्या है? एक वार्म, मतलब गर्म, और गर्म होना चाहिए, और फैट भी होना चाहिए, सूखा इलाके में ज़्यादा ग्रो करती है, और ड्रेन्ड लोमी सॉइल पे ये ग्रो करती है, और ये हिली एरियाज़ पे ज़्यादातर अच्छे से ग्रो करती है। ब्राज़ील जो है इसका अच्छा प्रोड्यूसर है, लीडिंग प्रोड्यूसर है। और इसके बाद कौन है? कोलंबिया और इंडिया। तो अब यहाँ पर दिखाया गया है कुछ टी कैसे, मतलब प्लांट कैसे डिस्कवर किया गया था। तो 850 AD में बताया कि एक जो हर्डर था, चरैया था, अपने जो फ्लॉक, मतलब जो उसके भेड़ बकरी थी उनके साथ, तो जो उनकी ज़्यादातर जो भेड़ बकरी थी वो बेरीज खाती थी एक तरीके की। तो वो सोचता था कि वो, मतलब ऐसा क्या है उसमें जो ये खाते हैं, है ना, आपस में लड़ते हैं उसके लिए। तो उसने एक बार खुद से खा के देखा, एक्सपेरिमेंट किया, तो जब से ये डिस्कवरी हो गई, ठीक है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं है, पर ये ऐसे ही लिखा हुआ है। टी क्या है? बिवरेज क्रॉप, बिवरेज मतलब जो पी जाती है, ठीक है। प्लांटेशन है, तो इसमें क्या होता है आपका? ज़्यादा बारिश चाहिए, ठीक है, मतलब हाँ ज़्यादा बारिश चाहिए, और ठंडा क्लाइमेट चाहिए इसके लिए, ताकि उसकी जो पत्तियों को अच्छे से पानी मिल सके, और अच्छे से इसके लोमी सॉइल पे ये ग्रो करता है, स्लोप्स पे। लार्ज मतलब बड़े लेबर ज़्यादा चाहिए होती है इसमें काम करने के लिए, है ना। तो क्योंकि उसमें पत्ते तोड़ने पड़ते हैं, है ना, तो ज़्यादा चाहिए। कीनिया हो गया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, ठीक है। ये बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस करता है चाय की इन द वर्ल्ड, टी लीव्स की। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मतलब एग्रीकल्चर की फील्ड में डेवलपमेंट होना, बढ़ोतरी होना। तो ये कैसे हो सकता है ना। तो ये बहुत तरीके से हो सकता है ना। जैसे कि जो फसलें हैं उनके पहले तो आप जो क्रॉप है
जो लैंड चाहिए उसके लिए ज़मीन वो बढ़ा देना, एरिया, और क्रॉप्स के नंबर बढ़ा देना, ठीक है, एक से ज़्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस करना, और जो पानी देने के लिए मेथड्स यूज़ किए जाते हैं उसमें थोड़ी अच्छे से इम्प्रूवमेंट होना, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना, केमिकल्स, जो आपके HYV सीड्स होते हैं जो बहुत प्रोडक्शन करते हैं अच्छे से, है ना। हाई HYV सीड्स किन्हें कहते हैं, जो अच्छे से ग्रो करती हैं। और मैकेनिज़्म मतलब मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, डेवलप करना उन्हें। और जो अल्टीमेट एम है एग्रीकल्चर का क्या है, वो कि फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। फूड सिक्योरिटी मतलब आपकी बॉडी को क्या है, न्यूट्रिशन मिले अच्छे से, ठीक है, आपकी बॉडी हार्म ना उससे, और आपकी डाइट अच्छे से पूरी है, और आपकी बॉडी एक्टिव रहे और हेल्दी रहे। एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप, ठीक है, तो अलग अलग एरिया में जो है एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो मतलब जो डेवलप हो रही हैं, जो लार्ज जिनकी ज़्यादा संख्या है वहाँ जो है रहने वालों की, ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादातर इंटेंसिव एग्रीकल्चर यूज़ होता है। जैसे इंडिया में इंटेंसिव होता है ना, क्योंकि पॉपुलेटेड एरिया है, तो यहाँ पर कम जो लैंड का एरिया है तो उसमें पीपल फार्मिंग करते हैं। मोस्ट वोल क्रॉप्स आर ग्रोन इन स्मॉल होल्डिंग, है ना। और लार्ज एरिया में जो प्रोडक्शन होता है उससे क्या होता है, कमर्शियल फार्मिंग ज़्यादातर कहाँ पर होती है, USA में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है ना, कम पॉपुलेशन है, क्योंकि यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ 2 केस ऑफ फार्म, वन फार्म ऑफ इंडिया एंड द अदर USA, लेट्स इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर एक फार्म, 2 फार्म के बारे में बताया गया है, एक फार्म इंडिया के बारे में, USA के बारे में। तो पहले पढ़ लेते हैं फार्म इन इंडिया, ठीक है। तो एक स्मॉल विलेज है, एक छोटा गांव है आदिलाबाद में, गाज़ियापुर डिस्ट्रिक्ट में, UP में। तो मुन्ना लाल है उसके पास, एक क्या है, स्मॉल फार्मर है वो, ठीक है, किसान है, और उसके पास विलेज में लैंड है अबाउट 1.5 हेक्टेयर की इसमें ज़मीन है उसके पास। और ये हाउस का मेन विलेज में हाउस है, ठीक है। तो वो HYV सीड्स जो है, HYV सीड जो अच्छे से ग्रो करती है मार्केट में, वो ख़रीदने जाता है, ठीक है, साल में एक बार, ऑल्टर मतलब ख़रीदता रहता है साल भर। और जो लैंड है कैसे उपजाऊ है, और ये क्या करता है, साल में 1 से 2 से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करता है, जैसे कि आपकी हो गई वीट, राइस, गेहूँ, चावल और दालें। तो जो ये फार्मर है अपने फ्रेंड्स की एडवाइस लेता है, बड़ों की एडवाइस लेता है, और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, है ना, उनसे फार्मिंग के मेथड्स पूछता रहता है, ठीक है। और ये क्या क्या यूज़ करता है, ट्रैक्टर यूज़ करता है प्लगिंग के लिए, रेंट पे ले लेता है या फिर, है ना। और दो सम ऑफ फ्रेंड्स स्टिल, और कुछ उसके फ्रेंड्स ट्रेडिशनल मतलब पुराने मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे बुलक्स, गाय, जो आपकी बैल होगी, बुलक गाड़ी, है ना, तो उसका यूज़ करता है जोतने के लिए मिट्टी। और ट्यूबवेल लगी हुई है पास की फील्ड में, तो वहाँ से जो है इरिगेट हो जाती है उसकी फील्ड, ठीक है, मतलब पानी की भी पूरी हो जाती है कमी। तो मुन्ना लाल के पास 2 बफेलो है और कुछ मुर्गियाँ हैं, जो तो उनसे वो क्या निकालता है, मिल्क, ठीक है, मिल्क निकालता है, दूध निकालता है, और कोऑपरेटिव स्टोर में बेच देता है। तो कोऑपरेटिव स्टोर मतलब एक गांव, जो सोसाइटी में लोगों ने क्या बनाया हुआ है, एक स्टोर बनाई है, तो वहाँ पे वो अपना सामान खरीद या बेच सकते हैं। तो नियर के टाउन में, आसपास के ही गांव में है। तो ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मेंबर है, ठीक है। तो मैंने बताया क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें लोग इकट्ठा करके पैसे इकट्ठा करते हैं और अपनी कुछ भी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, ठीक है। तो कोऑपरेटिव से उसके दोस्त भी उसे क्या एडवाइस देते हैं कि कौन क्या फूड फॉडर यूज़ करना चाहिए, एनिमल को क्या खिलाना चाहिए, और क्या क्या उसको सेफ्टी बचाने के तरीके हैं, उनकी हेल्थ को, जो उनके एनिमल उनकी हेल्थ को, और कैसे उसको घर प्रोवाइड करना चाहिए उनको, ठीक है, कैसे रह सकते हैं उसके एनिमल्स। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब एक तो नेचुरली ग्रो करते हैं जो एनिमल्स, और आर्टिफिशियल मतलब जैसे कि इंजेक्शन वगैरह इनका यूज़ किया जाता है। तो जितने भी उसके मेंबर हैं फैमिली में, ठीक है, उसकी एक्टिव फार्म जो उसकी हेल्प करते हैं फार्मिंग में। तो कभी कभार क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, वो बैंक से लोन लेता है ना, थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेता है लोन। और HYV सीड्स जो है वो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, मतलब जो अच्छे से ग्रो होती हैं, वो खरीदता है। तो जो जो भी उसका सामान प्रोड्यूस होता है वो कहाँ पर बेच देता है, मंडी में, जो उसकी पास ही के गांव में है, ठीक है। क्योंकि जो
उनके जितना भी गांव है ज़्यादातर में ज़्यादा जगह तो नहीं होती घर में रखने के लिए, तो कहाँ पर बेच देता है, मार्केट में बेच देते हैं, है ना। तो इन रिसेंट ईयर गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने भी कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया फार्मर्स के लिए ताकि वो अपना सामान रख सकें। अब देखिए, हमने इंडिया में पढ़ा, फार्म पढ़ते यूएसए में। तो यूएसए में क्या होता है, जो लार्ज क्या होता है वहाँ पर बड़ा होता है वो एज़ कम्पेयर टू जो इंडियन फार्म होता है। तो नॉर्मली कितना एक जो फार्मर होता है कितना उनके पास ज़मीन होती है, 250 हेक्टेयर 250। इंडिया में कितने थे, 1.5। तो द फार्मर जनरली साइड इन द फार्म, ठीक है। तो ज़्यादातर यहाँ पर और जो फार्मर हैं वो भी अपने फार्म में ही रहते हैं। तो यहाँ पर मेजर क्रॉप क्या है, जो क्रॉप्स उगाई जाती है आपकी, सोयाबीन हो गया, वीट हो गया, कॉटन हो गया, शुगर भी, तो ये सब यहाँ पे उगाई जाती है। तो यहाँ पर एक फार्मर के बारे में बताया जो आहरन, जो कहाँ पे मिडवेस्ट यूएसए में रहता है, इन लोआ स्टेट, और इसके पास कितनी हेक्टेयर, 300 हेक्टेयर की ज़मीन है। तो यहाँ पर क्या उगाता है, कॉर्न। कॉर्न किसे कहता है आपका, कॉर्न, है ना, कॉर्न, भुट्टा, है ना। और इस फील्ड में और क्या है, अच्छे से सॉइल, इसमें अच्छे से सॉइल है, वहाँ पर पानी के रिसोर्सेज है, ठीक है, जितने मतलब जो क्रॉप के लिए चाहिए। एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन, ठीक है, और जो उसके तरीके चाहिए उसे सब वहाँ पर अवेलेबल है, रिसोर्सेज उसके क्रॉप्स के लिए, ठीक है। और वहाँ पर फर्टिलाइज़र सब अच्छे से अवेलेबल है ताकि उसकी क्रॉप को कोई हार्म ना हो। तो टाइम टू टाइम क्या होता है, सैंपल भेजता रहता है सॉइल का लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए, ताकि उसे पता चल सके कि सॉइल में अच्छे से न्यूट्रिशन है कि नहीं है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं है। तो इससे क्या होता है, वो साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम में क्या भेज देता है, उसका सैंपल भेज देता है, और ताकि वो अच्छे से सॉइल का पता लगा सकें। तो उसके जो कंप्यूटर है वो सैटेलाइट से लिंक है आपका, तो उसे एक पिक्चर दे देता है उसकी फार्म की, उससे उससे पता चल जाता है कि उस कितने मात्रा में उसे केमिकल फर्टिलाइज़र चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, ठीक है, वेयर एवर दे आर रिक्वायर्ड, तो जितनी उसे मात्रा में चाहिए। और वो क्या क्या यूज़ करता है, ट्रैक्टर हो गया आपका, सीड ड्रिल्स हो गया, लीवरल्स, तो ये थ्रेशर मशीन्स, तो ये एग्रीकल्चर के लिए ये सब यूज़ करता है। और ग्रेन्स आर स्टोर इन द, और उसका क्या है अपना, जब ग्रेन्स उग जाती हैं तो ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज, ठीक है, कहाँ पर भेज देता है, और डिस्पैच्ड मार्केट एजेंसीज़ में। तो फार्मर इन यूएसए, तो जो फार्मर है यूएसए में कैसे वर्क करता है, बिजनेसमैन की तरह और एक अच्छे से पीजेंट फार्मर की तरह। चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। थैंक यू।